So hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. First of all, I would like to thank all of you जो आप इतना सपोर्ट हमारे चैनल को दिखा रहे हो। तो देखिए, जैसे कि एक वॉरियर के लिए उसके हथियार क्या होते हैं। एक वॉरियर के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उसके हथियार, उसके आर्सनल, ठीक है जी, उसकी सेना। तो इसी तरीके से जो एक एजुकेटर होता है, एक ट्यूटर होता है, ठीक है जी, या फिर एक टीचर होता है, उसके लिए उसके हथियार क्या होते हैं, उसके स्टूडेंट्स। तो विदाउट आपके ये चैनल कुछ नहीं है। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आ जाए एक लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है कई लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कि बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं रहता है, ठीक है जी। बुकिश लैंग्वेज कंप्यूटर की ऐसी होती है कि उसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स होती हैं जिन्हें समझना कई बार जो होता है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम लेमन लैंग्वेज में आपके लिए कंप्यूटर लेकर आते हैं और होप करते हैं या फिर पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि एक बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें मोटिवेशन का काम आप लोग करते हैं, तो आपके बिना ये चैनल भी कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो कि ऐसी हमें जो है वो सपोर्ट करती रहिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठा मॉक टेस्ट। तो आइए उसे जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इससे हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट विल बी द BCD टू बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 63। जो आपका 63 नंबर है, इसका जो है वो BCD टू बाइनरी कन्वर्जन वैल्यू जो है आपकी वो क्या रहेगी, ठीक है जी। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन 1 है जो आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 011 00011, ये आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन गारंटीड बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपके किस फॉर्म में बनते हैं। फर्स्ट, एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि अब सपोज कीजिए आपको ये पूछा जा सकता है कि जब आपका डेसिमल नंबर है उसकी बेस वैल्यू क्या रहती है। तो डेसिमल नंबर की आपकी बेस वैल्यू कितनी रहती है, 10 रहती है। उसी प्रकार एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल की जो आपकी बेस वैल्यू है क्या रहेगी। तो वो आपकी 6 रहती है। 939 में पूछा गया था कि ऑक्टल नंबर की बेस वैल्यू क्या रहती है। तो वो आपकी 8 रहती है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन ये निकल आता है, आपको कन्वर्जन से क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है जी। कई बार आपको बाइनरी टू ग्रे पूछा जाता है, कई बार आपको ग्रे टू बाइनरी पूछा जा सकता है, जो जैसे कि आपको 939 में देखने को मिला था, ठीक है जी। 817 में आपको क्या देखने को मिलता है, 817 में आपको जो बाइनरी जो था वो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं गारंटेड देता हूँ कि देखने को मिलेगा। अभी लास्ट ईयर जो लास्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 1000, वहाँ भी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला था। हालांकि उसके जो आंसर थे वो आंसर डाउटफुल थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो है वो डिजिट 2 लगा दी थी। क्योंकि अगर बाइनरी नंबर में आप देखोगे तो वहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते, 2 आता नहीं, तो ब्रैकेट के नीचे आके बेस वैल्यू 2 में आनी थी बाइनरी की। तो वैसा क्वेश्चन था। आइए हम देख लेते हैं कि भाई BCD से जो है वो बाइनरी का कन्वर्जन आखिरकार होता कैसे है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब देखिए, आपको 63 दिया गया था, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर ये 63 दिया गया तो इसको 6 अलग कर देना है, ठीक है जी। और आपको जो है वो 3 अलग कर देना है, ठीक है जी। 6 अलग कर देना है और 3 अलग कर देना है, कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने जो अलग किया था इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। बहुत लोग क्या करते हैं कि LCM वगैरह लेकर इसे करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, ये सिंपल मेथड करने का इसका क्या रहता है, आपको क्या करना है कि आपको लिखना है यहाँ पर 1 2 4 8, ठीक है जी। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है जी। मल्टीपल्स में वैल्यूज़ को लेकर लिख देना है। अब जिन वैल्यूज़ को मिला के आपका 6 बन रहा है उनके नीचे आप सिंपल 1 कर दीजिए, बाकी के नीचे 0। तो 6 किसको मिलाकर बन रहा है, 6 4 और 2 को मिलाकर बन रहा है, तो यहाँ पर 1 1 कर दीजिए, बाकी के नीचे 0। तो ये आपका सिंपल कन्वर्जन आ गया। विदाउट इसके कि यार आप ऐसे करो, इसको देखिए 2 ऐसे करो, फिर उसके बाद आप ऐसे करो, तो इसको करने से काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से करो इसे, ठीक है जी। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से करो, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी 6 की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऐसे करेंगे, 1 1 के मल्टीप्लाई में 2, 2 का 4 और 4 का 8। अब किसको मिला के 3 बन रहा है, तो 2 और 1 को मिला के 3 बन रहा है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा। इन 2 के नीचे 1 1 कर दीजिए, बाकी के नीचे 0 0। तो ये आपकी फाइनल आंसर क्या हमारे पास आएगा, 63। 6 का हमने कैसे निकाला, ऐसे तो 0 1 1 0, ठीक है जी। और 3 का कैसे निकाला, 0 0 1 1। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा बाइनरी टू BCD कन्वर्जन, BCD टू बाइनरी कन्वर्जन का, ठीक है जी। ऐसा ही सिंपल वे में हमारा जो है वो आंसर निकलेगा, ठीक है। अब अगर हमारे को यहाँ का उल्टा दिया जाए कि हमें क्या करना है कि बाइनरी से BCD में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब सपोज कीजिए कि हमारे को बोल दिया उन्होंने कि आपको जो करना है वो बाइनरी से BCD में कन्वर्ट करना है भैया, तो हम क्या करेंगे, इसका 4 4 का ग्रुप बना लेंगे। ये अब इसे कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या बन गया हमारा 3 और ये क्या बन गया 6, तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो हमको मेन फोकस क्या रखना है कि हमको क्या करना है कि जब बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन में किया जाए तो सबसे पहले जो दो हमारे पास से 3 डिजिट दी गई हैं उनको अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग करके लिखने के बाद उनको उनका बाइनरी में उनको कन्वर्ट कर दो अलग अलग, और बाद में उनको कंबाइन करके 0 और 1 के फॉर्म में लिख दो। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं कि व्हाट विल बी द बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 54। तो सेम मेथड इसमें अप्लाई होगा। इसका जो आपका सोल्यूशन है आपको वो खुद करना है। कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा जो है वो देख लीजिएगा रिवर्स करके। बहुत ही इजी मेथड में हमने आपको समझाया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भैया, उनके पिताजी का नाम क्या है? तो उनके पिताजी का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलन के। जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एलन के। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके हमारे पिताजी का नाम है एलन के। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात चलते हैं कि इफ़ वी वांट टू गिव कमेंट इन पाइथन। ठीक है जी। अगर हम पाइथन में कमेंट देना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? कमेंट से रिलेटेड जितने भी हमने वीडियोस थी या कमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उसकी मैंने डिस्कशन अपनी लास्ट वीडियो में की है, जो हमने लास्ट मॉक टेस्ट अभी अपलोड किया है 2 दिन पहले। ठीक है जी। 5th मॉक टेस्ट जो हमने अपलोड किया है वहाँ पर आपको जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, किसकी? कमेंट्स की। तो पाइथन में हमने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में, जावा में, सी में, HTML में और C++ में कमेंट आपको कैसे देंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मॉक टेस्ट 5 को एक बारी दीजिए, और वहाँ पर हमने इन सभी के बारे में आपको बताया। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलो इसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं करते, हम कुछ और पूछ लेते हैं आपसे। इसका आंसर हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि अगर हमें पाइथन में कमेंट देना हो तो हम जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैश का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। अगर हमने पाइथन में कमेंट देना हो तो हम हैश का उपयोग करेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर हमने HTML में कमेंट देना है, ठीक है जी, HTML लैंग्वेज है हमारी, अगर हमने HTML लैंग्वेज में कमेंट देना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ठीक है जी। इन्हीं जो ऑप्शंस हैं इनमें से ही एक सही ऑप्शन है। तो कमेंट डाउन करके हमें ये बताइए कि अगर HTML में हमें कमेंट देना है तो हम क्या करेंगे। देखिए जो कमेंट होता है वो कभी भी आपका ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। वो शो किसको होगा? वो डेवलपर को शो होगा या प्रोग्रामर या कोडिंग करने वाले को शो होगा। ठीक है जी। वो उसे ही शो होता है। वो आपका जो है वो क्लाइंट एंड पर शो नहीं होता, वो आपका सर्वर एंड पर ही शो होगा। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि फादर कौन है इनके। तो आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिरकार भैया होती क्या है? क्यों? क्योंकि भैया एक बार आप जाइए 939 पर और वहाँ जाके, या 939 या 817 पर जाइए और वहाँ जाके एक बार क्वेश्चन देखिए उठा के, और फिर मुझे कमेंट डाउन कीजिए कि सर क्वेश्चन नहीं आया था। फिर बोले कि नहीं आया था क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और यहाँ से क्या पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। अगर बच्चों ने पढ़ा होता तो सिंपल उठा के क्वेश्चन दे दिया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती? पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और आई बिलीव कि यार आपको इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इनकी कहीं नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते और मज़ा आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, इनहेरिटेंस के ऊपर बात करते हैं हम आपकी। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ क्लास ड्राइव फ्रॉम अदर क्लास। जब एक पर्टिकुलर क्लास को किसी दूसरी क्लास से ड्राइव किया जाता है या लिया जाता है या पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है जी। बेस्ट एग्जाम्पल, ये बुकिश लैंग्वेज हमने यूज़ कर रही, बेस्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे? द चाइल्ड क्लास विल इनहर्ट ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब क्या है कि जो चाइल्ड क्लास होगी वो प्रॉपर्टीज़ किसकी लेगी? वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेगी। ठीक है जी। इन एडिशन इट कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। और उसके बाद एक चाइल्ड में खुद की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और अपने पेरेंट्स से भी जो है प्रॉपर्टी लेंगे। अब ये तो इनहेरिटेंस आ गई बुकिश लैंग्वेज, जो किताबों में अक्सर देखने को मिलती है। अब आइए चल हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं एक एस्पिरेंट की दूसरे एस्पिरेंट से कि भैया आखिरकार इनहेरिटेंस होती क्या है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अपने घर को ले लीजिए, परिवार को ले लीजिए। आपके पेरेंट क्या है यहाँ पर? आपके पेरेंट्स हैं वो आपके रूट हैं, जहाँ से आपका जन्म हुआ है। ठीक है जी। वो आपके रूट हैं। और जो चाइल्ड है यानी कि आप हो, आप क्या हो? उनके चाइल्ड हो, यानी कि आप उनका क्या हो? आप उनके नोड्स हो। ठीक है, या आप उनके क्या हो? आप उनके चाइल्ड हो।
तो आपकी जो ड्राइव हुए हैं, आप आए कहाँ से हैं भैया? आप अपने माता पिता जी से तो आए हैं। तो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी रहेगी? आपके अंदर क्या रहेगा? अपने माता पिता की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, ठीक है जी। या तो माता और पिता दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी रहेंगी, ठीक है जी। कैसे रहेंगी? या तो आपकी फेस मिलेगा। कईयों को क्या होता है कि बाल जल्दी झड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो हो सकता है कि उनका हेरिडिटी रहे, पिताजी के ऊपर रहे, ठीक है जी। कईयों को क्या होता है कि लैंग्वेज, जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, तो माता पिता के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है? ये इनहेरिटेंस होता है। मतलब कि भैया जो चाइल्ड होगा, एक तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? एक तो पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। आपको पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऊपर से क्या होगा भैया? जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को तो होल्ड ही करेगा, पर उसमें अपनी वास्तविक या ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इनहेरिटेंस। तो अगली बारी अगर आपको एग्जाम में देखा जाए कि भैया इनहेरिटेंस क्या होता है, तो एक बारी मुंह मोड़कर अपने पिताजी और अपनी फैमिली की तरफ देखिएगा, वहीं आपको इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है जी। जब किसी चीज़ को पढ़ने बैठो तो एग्जाम्पल ना समझ आए तो एग्जाम्पल को याद करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को देखो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो वहाँ पर ये पेरेंट पूरेंट ये नहीं याद आएगा आपको कि यार एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। वहाँ पर क्या चीज़ें याद आती हैं? वहाँ पर ये याद आएगा कि यार भैया सर ने बताते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड, मतलब पिता और माता। पिता में जो बच्चे होते हैं, पिताजी और बच्चे, और पिता जो बच्चे होते हैं उनमें अपने भी गुण होते हैं और अपने पेरेंट्स के भी गुण होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद आएगी और एकदम ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भैया? तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट विद कंसिस्ट ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टीज टू मेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा यूज। ऐसे कंपोनेंट जो कि अपने अंदर प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है जी। जो कि अपने अंदर क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज रखेंगे या फिर ऐसे मेथड्स अपने अंदर रखेंगे जिनके ऊपर वीडियो बनाया जाए या फिर जिनकी बात की जाए। अब ये तो बुकिश लैंग्वेज आ गई, सिंपल लेमन लैंग्वेज की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट। मैं एक नाम लेता हूँ, सपोज मेरे घर में एक डॉग है, मैं उसका नाम लेता हूँ बॉबी। तो भैया अब नाम क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बॉबी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब क्लास क्या हो जाएगी उसकी? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बॉबी। ऑब्जेक्ट को आप एज अ नाउन की तरह भी ले सकते हैं, संज्ञा की तरह भी ले सकते हो। संज्ञा को क्या बोलते थे हम भैया? कि किसी व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु के आदि नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसके नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है जी। नेम या फिर नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे नाम क्या रख दिया हमने? बॉबी। अब बॉबी क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। अब बॉबी की क्लास क्या होगी? अब मैंने नाम तो रख दिया भैया, नाम क्या है? बॉबी, नामकरण कर दिया। अब बॉबी आखिरकार भैया है क्या? तो बॉबी हमारा क्या है? डॉग है। तो ये क्या होगी? उसकी क्लास होगी। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉबी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्लास क्या हो जाएगी उसकी? क्लास हो जाएगी डॉग। यानी कि बॉबी है क्या भैया? बॉबी जो है वो एक डॉग है या कुत्ता है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? नाम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं महिला जयवर्धने। बोल लेते हैं कि भैया महिला जयवर्धने। अब भैया जिस आदमी ने कभी क्रिकेट देखा हो, क्रिकेट का जबरा फैन हो, वो तो भैया बता देगा कि भैया महिला जयवर्धने क्या होता है, कि एक मेल क्रिकेटर है। अब कोई ऐसा आदमी भैया जिसका क्रिकेट से कोई सरोकार ही ना रहा हो, ठीक है जी, जिसे क्रिकेट से इतनी नफरत हो कि जैसे भारत वालों को पाकिस्तान से, तो उसके लिए महिला जयवर्धने कौन होगा? वो भैया कन्फ्यूज हो जाएगा, भैया महिला नाम तो लग रहा है कि औरत होगी, या फिर औरत ही होगी भाई महिला जयवर्धने। परंतु महिला जयवर्धने जब हम नाम में लेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? वो आएगा एक ऑब्जेक्ट, कि महिला जयवर्धने कोई है भाई, ये है क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बाद में उसे क्लासीफाई करने के लिए कि वो मेल है कि फीमेल है, भैया वो मेल है, श्रीलंका का मेल क्रिकेटर है महिला जयवर्धने, तो वो क्या आ जाएगी? उसकी क्लास आ जाएगी। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएगी? भैया महिला जयवर्धने कैप्टन रहा है, ठीक है जी, अपनी टीम का कैप्टन रहा है, राइट हैंड बैट्समैन रहा है महिला जयवर्धने जी, ठीक है जी। रिटायर हो चुका है, तो वो क्या आएगी? उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पर्टिकुलर एक नाम, तू, मैं या वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लासेस क्या होगी? वो कोई वस्तु है, क्या चीज़ है? वो एक कुत्ता है, बिल्ली है, एक डब्बा है या एक लोहे का टुकड़ा है, वो क्या आएगी? उसकी क्लास आ गई, ठीक है जी। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम चलते पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आखिर क्या होता है? सिचुएशन इन विच समथिंग अकर्स इन अ सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। एक चीज़ है वो डिफरेंट फॉर्म्स को दिखा रही है, वो क्या हो जाता है आपका? पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या पढ़ते हैं कि इन कंप्यूटर साइंस इट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स दो द सेम इंटरफेस। मतलब सेम चीज़ का उपयोग करके, सेम इंटरफेस का उपयोग करके डिफरेंट तरीके से चीज़ों को जो है वो गैदर कर रहे हो, चीज़ों के पास पहुंच रहे हो, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, ठीक है जी। अब बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पर्सन हु एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा व्यक्ति जो एक सेम समय पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है या डिफरेंट
स्वभाव को होल्ड करता है, फिर डिफरेंट कार्यों को अंजाम देता है, वो क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में आ जाता है महिलाओं का। ठीक है, एक महिला जो है वो गृहिणी, एक मीम भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था कि एक लड़की ने बोला था कि एक महिला है, वो एक गृहिणी भी है, एक जो काम भी करती है, हाउस होल्ड वर्कर भी है, और एक एम्प्लॉयर भी है, एक माँ भी है, एक बेटी भी है। तो एक मीम वायरल हुआ था काफ़ी ज़्यादा। उसके बदले में एक आदमी ने क्या कहा था जी, भैया पुरुष भी, पाकिस्तान का वो मीम था कि भैया पुरुष भी है, वो भी एक बाप है, एक भाई है, ठीक है जी, एक काम करने वाला आदमी है, होटल में काम करता है, वहाँ मरता है। तो ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक महिला है वो एक बच्चे को भी संभाल रही हैं, ठीक है जी, एक मदर हैं, ऊपर से वो काम भी कर रही हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही है, यहाँ पर मोबाइल्स के या फिर कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं, ठीक है जी। सेम स्टेट पर वहाँ पर डांस भी कर रही हैं, सॉन्ग भी मैडम यहाँ पर सुन रही हैं। सबसे खूबसूरत बात, वो शॉपिंग भी कर रही हैं, और यहाँ पर वो घर में खाना भी बना रही है, तो वो सेम काम कर रही हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भैया, अगर किसी ने अपरिचित मूवी देखी हो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अपरिचित मूवी। अब आपने देखा उसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बन जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा साउथ इंडियन आदमी बन जाता है, ठीक है जी, बाल बूल बिल्कुल पीछे करके। उसके बाद जब उसकी वो बुक पढ़ लेता है, गरुड़ पुराण को बुक पढ़ लेता है, तो उसके बाद उसमें क्या जाता है, आत्मा आ जाती है, और वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भूल के वो लग जाता है कि भैया मेरे को इस दुनिया से बदला लेना है, और मेरे को नर्क यहीं दिखाना है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा, तो मुझे यहीं दिखाना है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड कर रहा है एक आदमी, ये आता है आपको पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेस ओनली द रेलिवेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाइड्स द अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब कि एक रेलिवेंट, एक आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का आ गया डॉग, तू, मैं या बॉबी, उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को वो दिखाएगा, और जो अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट कर देगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? भैया वो डॉग है, डॉग के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहती है कि भैया वो काटता है कि नहीं काटता है। अब घर में लोगों ने पग भी रखे हुए हैं, अब अंदर घर के अंदर आपका पग है, नाम रख दिया उसका शेरा, तो लोग तो भैया कन्फ्यूज़ होंगे ही ना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्शन करेगा उस जो शेरा है उसकी मेन प्रॉपर्टी को दिखाएगा कि भैया शेरा है कि पग का नाम है और ये काटता नहीं है, ठीक है जी, पग का नाम है, काटता नहीं है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि घर में एक आपने शेर पाला हुआ है, ठीक है जी, और उसका नाम आपने क्या रखा है? चुन्नू। तो लोग तो भैया कन्फ्यूज़ हो जाएगा ना। अभी भाई बाहर कई बार लोग लिखते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम डॉग, लिखते हैं ना, स्टे अवे फ्रॉम डॉग, और अंदर क्या, जब घर में जाते तो दिखा होता है कि या शिड्जू पड़ा रहेगा या फिर पग पड़ा रहेगा। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाना, ठीक है जी। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये भाई साहब जी यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं। जब फोटोग्राफर या आप किसी की फ़ोटो खींचते हो तो आप क्या बोलते हो कि यार भैया फोकस जो है वो मुझ पर रखिए, ठीक है जी, फोकस मुझ पर रखिए। कई लोग क्या होते हैं कि बड़ी शॉपिंग मॉल से बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी, उनके हाथ में क्या है? ज़ारा का बैग है। तो लोग क्या करते हैं कि शो ऑफ करने के लिए क्या बोलते हैं कि भैया ज़ारा के बैग के ऊपर भी फोकस रखिए। सपोज कीजिए कोई आदमी है, किसी आदमी ने क्या करा है कि हाथ में रोलेक्स की वॉच पहनी है, तो उसको फ्लेक्स करने के लिए क्या बोलेगा फोटोग्राफर को? भैया फोकस जो है वो रोलेक्स के ऊपर रखिए। तो ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि जब आपका फोकस रहता है वो इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर रहता है, बजाय आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देते हो, तो होता है एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन आपका सेकंड आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग टुगेदर द डाटा एंड फंक्शंस दैट मैनिपुलेट्स देम। तो डाटा को, डिफरेंट डाटा को बाइंड करके रखना इकट्ठे, वो क्या होता है? आपका एनकैप्सुलेशन, ठीक है जी। डाटा को बाइंड करना, आप क्या देख सकते हो एनकैप्सुलेशन को? आप किससे देख सकते हो? कैप्सूल से। जब आप किसी कैप्सूल को खाते हो, अब उसके अंदर ये थोड़ी होता कि एक ही कम तरह का सॉल्ट होगा, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स को जो है वो अलग अलग करके मिक्स किया जाता है, ठीक है जी। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स को जो है वो मिक्स किया जाता है, तभी तो कैप्सूल बनेगा। अब अगर एक ही चीज़ का होता भैया तो उसे कैप्सूल ही क्यों बनाते, उसे टैबलेट में देते आपको। तो कैप्सूल क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है कैप्सूल के अंदर, एक लेयर के अंदर, ठीक है जी। और उस लेयर को जो है वो क्या, कई बार आपकी अलगाई की लेयर भी हो सकती है आपकी, ठीक है जी, फिर ऐसी लेयर हो सकती है जो सोल्यूबल होती है, तो उसके अंदर आपको रखा जाता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? कंपनी, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस लाइक अकाउंट सेक्शन, ठीक है जी, फाइनेंस सेक्शन और सेल सेक्शन। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन होते हैं। सपोज कीजिए मैं एक कल को ऑफलाइन अकेडमी खोल लेता हूँ, तो उस अकेडमी के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? रिसेप्शन अलग बनाना पड़ेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट जहाँ पर पैसा वगैरह रखता है वो अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। R&D टर्न टीम, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो PPT बना रही है, मटेरियल तैयार कर रही है, प्रिंट कर रही है, वो अलग रखनी पड़ेगी। है तो वो एक ही अकेडमी ना, पर उसके अंदर ब्रांचेस अलग अलग है। तो वो आपका कहा जाएगा एनकैप्सुलेशन, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस को इकट्ठे करके एक जगह रखना क्या होता है? एनकैप्सुलेशन। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात किया जाऊँ वो होता है MS ऑफिस। ये भैया आपका MS ऑफिस दिख रहा।
अब आपको मैं कल को बोल दूं कि यार बताओ एम एस ऑफिस में क्या क्या होता है, तो आप खड़े होकर बता दोगे सर एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, वन नोट होता है। तो हैं तो ये अलग अलग, पर एम एस ऑफिस जब नाम ले लेंगे तो इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं कल को जाके बोलूँ कहीं जाके, भैया मेरे फ़ोन में जो है भैया मेरे सिस्टम में है एम एस वर्ड डाल दो, तो इससे अच्छा मैं क्या जाके बोलूँगा कि भैया एम एस ऑफिस डाल दो, एम एस ऑफिस के अंदर ऑलरेडी सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मालवेयर विच नीड ह्यूमन इंटरेक्शन टू रेप्लीकेट्स। ठीक है जी। इस प्रकार का मैलिशियस वेयर जो कि आपके ह्यूमन इंटरेक्शन की जिसे आवश्यकता होती है स्प्रेड करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके फर्स्ट दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वायरस और वॉर्म, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। जो वायरस होता है इसकी फुल होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है जी। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और वॉर्म की होती है रीड राइट वंस रीड मैनी। ठीक है जी। अब बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपका वायरस होता है, जब तक आप उसे टच नहीं करोगे वो तब तक, या छेड़खानी नहीं करोगे वो तब तक काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा। ठीक है जी। बेस्ट एग्जांपल है कोविड में लॉकडाउन भैया क्यों लगा था? ताकि जो ह्यूमन चेन है उसे ब्लॉक किया जाए, ह्यूमन चेन है उसे तोड़ा जाए। ठीक है जी। ताकि वायरस आगे स्प्रेड ना करे, इसलिए तो भैया लॉकडाउन लगा था घर में। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कोविड में हमें क्या किया गया था, घरों में बंद कर दिया गया था। जैसे पिंजरों के अंदर जीव बंद रहते हैं ना, वैसे हम भी बंद हो चुके थे ताकि जो वायरस ना फैले, ठीक है, इन्फेक्ट आगे ना हो आदमी, उसे चेन को तोड़ा जाए। तो इसलिए क्या होता है वायरस। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म होता है सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं भैया, उसे किसी टच की आवश्यकता नहीं होती। अब वायरस का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके फ़ोन में वायरस आ गया। ठीक है। तो जब तक आप उस फाइल को क्लिक नहीं करोगे तब तक वो वायरस आगे नहीं जाएगा। ये होता है वायरस। परंतु अगर वॉर्म आपके कंप्यूटर में आ गया, और ये सबसे खतरनाक भी होता है, तो आपको कंप्यूटर में क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो अंदर ही अंदर फैलता जाएगा। तो ये फ़र्क होता है वायरस का। तो वायरस जो होता है वो उसे ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वर्म को ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो अगले ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसे वायरस होते हैं जो कि दिखाते हैं भैया कि भैया मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ आपके लिए, मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। और उसके बाद जब आप उनके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर को तबाह कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके प्रेमी, जितने भी आपके प्रेमी जन लोग हैं, वो जब आप स्टार्टिंग में आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो क्या बोलेंगे? भैया कि मुझसे अच्छा लड़का या मुझसे अच्छी लड़की आपको नहीं मिल सकती। और जब एक समय ऐसा आएगा कि जब उनका मन आपसे भर जाएगा तो आपको छोड़ के चले जाएंगे और फिर आपकी ज़िंदगी को तबाह कर जाएंगे। तो वो होते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है जी। बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहता है? आप जब आप किसी साइट को खोलते हो या आप कहीं आप एग्जाम भर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या शो होता है आपको? वो शो होता है कि इज़ देयर इज़ अ वायरस इन योर फोन, प्रेस ओके टू स्कैन इट। और आप उसे ओके कर देते हो और उसमें घंटियाँ बज जाती हैं टिन टिन टिन, और भैया आपके कंप्यूटर का काम हो जाता है। तो होते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपके होते हैं उनका इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 172 16.0.0, यानी कि 172 से 631 तक, 255 से 255 तक, ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब आइए एक नज़र देख लेते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस भैया हमारे कितने होते हैं। तो हमारे जो 3 हैं भैया जी, ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। देखिए इनको याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। पहला आपका कहाँ से हो जाएगा? क्लास ई में 10 से शुरू हो जाएगा और 10 बाकी में आप पे 255 आपने ऐड कर देना, ये तो इजी है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? 172 क्लास बी से। ठीक है जी। याद करने का इसका भैया क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको कि 172 को याद रखना पड़ेगा। आगे आप 16 याद कर दीजिए बस। अगर आपने ये दो याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। 16 का मल्टीपल क्या होता है? 32, एक कम कर लीजिए 31 आ गया ना। 16 का मल्टीपल क्या होता है? 172, 16 याद कर लिया, और 16 का मल्टीपल क्या होता है? 32, उसमें से एक घटा दीजिए तो 31 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं 192, 168, ये याद कर लिया। अगले में 255 डाल दो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये 3 आपके जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे। अब इन्हीं आईपी एड्रेस में एक होता है हमारा भैया लूप बैक एड्रेस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के एग्जाम में देखने को मिला था भैया कि सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस किसे कहा जाता है? तो हो जाता है भैया लूप एड्रेस, लूप बैक एड्रेस। और उसका क्या है? 127 से शुरू हो जाता है आपका। ठीक है जी। 127,000 भी आपका हो सकता है और 127,001 भी आपका हो सकता है।
बाकी के आपके जो नोटेशन होंगे वो 255, 255 और 255 तक चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया 255 से अगर ऊपर का कोई आईपी एड्रेस होगा तो वो इनवैलिड होगा, वो आंसर आपका वहीं निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लूप बैक एड्रेस जो होता है उसे आपका सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी कहा जाता है, लोकल होस्ट के नाम से भी उसे आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया कई बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या फिर साइट को बनाते हैं तो वो उसकी रोबस्टनेस को चेक करने के लिए कि भैया हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर कितना वायरस के अगेंस्ट या हैक होने के अगेंस्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, तो उसके लिए वो लूप एड्रेस का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को खुद ही हैक करने की ट्राई करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि एप्लीकेशन में लूप होल कहाँ है। और आजकल की साइबर जो हमारी दुनिया है उसका सबसे बड़ा लूप होल क्या है? उसका सबसे बड़ा लूप होल भैया यही है कि कोई भी कंपनी जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाती है तो उसमें वो एक लूप होल छोड़ ही देती है ताकि उनके एंटीवायरस भी बिकें। अब अगर सपोज़ कीजिए कल को आपका कोई सॉफ्टवेयर में वायरस ही नहीं घुसेगा, इतना भयंकर सॉफ्टवेयर बना देंगे, तो कौन एंटीवायरस को खरीदेगा भैया? एंटीवायरस तभी बिकेगा जब वायरस घुसेगा फ़ोन में। और वायरस कब घुसेगा? जब डेवलपर चाहेगा कि एक लूप होल छोड़ दूँ। मेरे घर में चोर कब घुसेगा? जब मैं चाहूँगा कि भैया मैं एक ऐसा दरवाज़ा बनाऊँ जहाँ से चोर आसानी से घुस जाए, या तो मैं दरवाज़ा बेकार बना दूंगा या फिर उसमें लॉक लगाऊंगा, वो बेकार लगा दूंगा, तो तभी तो चोर घुसेगा। तो ये आपकी डार्क साइड होती है साइबर साइड की, कि जो वेबसाइट बना रहा है वो उसमें जानबूझ के एक लूप होल छोड़ देता है ताकि जो है वो उनके एंटीवायरस भी बिके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज़ द गटर मार्जिन। ठीक है जी, गटर मार्जिन आपका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। सिंपल सा एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है जी, गटर मार्जिन क्या होता है कि गटर मार्जिन ऐड एक्स्ट्रा स्पेस करता है साइड में, कहाँ पे? या तो टॉप साइड में करेगा या फिर आपके अपर साइड में कर देगा, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देगा। क्यों? ताकि जब आप किसी साइट की या किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करा रहे हो तो उसमें आपके कैरेक्टर भी पब्लिश ना हो जाएं, जो हमारे बाइंडिंग वाले भैया जी हैं ना, जो उसमें सुराख करते हैं स्टेपलर जैसी मशीन से, तो ताकि वर्ड भी उसमें जो स्टेपल ना हो जाए और वर्ड ना आपके ना छिपे। तो अगर हमने मार्जिन देखना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम लेआउट के ऑप्शन में सबसे पहले जाएंगे। ठीक है जी, लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हम कस्टम मार्जिन में जाएंगे। जब कस्टम मार्जिन में हम जाएंगे तो वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे हमें मार्जिन कितना इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए। उसके बाद हम गटर बॉक्स में जाएंगे। ठीक है जी, और हम क्या करेंगे कि विड्थ देखेंगे कि विड्थ कितनी चाहिए आपको, और हम साथ में करेंगे गटर पोजीशन देखेंगे। उसके बाद आपको जब आप गटर बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लोगे वहाँ पर आपको विड्थ देखने को मिलेगी कि आपने कितनी चौड़ाई देनी है। ठीक है जी, लास्ट में आपको जो है वो गटर पोजीशन देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो गटर पोजीशन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो आपको 2 टाइप को देखने को मिलेगी, एक तो आपको लेफ्ट साइड में और एक आपको टॉप में। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि भैया जो गटर पेजेस का मार्जिन होता है वो किन साइड पर आपको देखने को मिलेगा। तो या तो आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा या तो आपको टॉप में। और आपको याद करने के लिए हमने देखिए बाइंडिंग करी हुई बुक्स रख दी, इसमें लेफ्ट साइड को बाइंडिंग हुई है और इसमें टॉप साइड को जो है वो बाइंडिंग हुई है आपकी। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम चलते हैं कि रूलर इज प्रेजेंट डैश द रिबन बोर्ड। जो हमारा रूलर होता है वो रिबन बार में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा इस तरीके से हमारा जो है वो रिबन बार होता है तो उसमें रूलर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो उसमें रूलर जो है वो रिबन बार के बिलो प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रूलर देखिए हमारा रिबन बार के इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको वो रूलर देखने को मिलता है। ठीक है जी, रूलर क्या करता है कि आपके पेज की मार्जिन को सेट करने के काम आता है। ठीक है जी, रूलर क्या करता है कि पेज को आपको लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करने के लिए वो काम आता है रूलर। ठीक है जी, तो ये आपका कहाँ होता है? ये आपका जो है वो रिबन के बिलो काम करता है। ठीक है जी, बिलो होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। आप एक पूरे कॉलम को जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? ठीक है जी, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। ठीक है जी, क्लिक कॉलम के हेडिंग लेटर में आप सिलेक्ट करके आप जो है वो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आपका यहाँ पे आपको देखने को मैं बताता हूँ। ठीक है जी, कि कैसे कर सकते हो। ये आपको जब सपोज कीजिए आपको इस कॉलम की सी, आपको कॉलम इस कॉलम की आपको हर वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? या फिर डी है आपका, उसके आपको कॉलम की हर एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो आप स्पेसिफिकली हर एक को ना करके जो आपका ऊपर ये बटन है, डी बटन है, इसके ऊपर ही आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे और आपकी पूरी वैल्यू जो है पूरा कॉलम है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्या आपका होता है? ये आपका जो डी ऊपर दिखा रहा है लेबल में, ये आपका होता है कॉलम हेडिंग। ठीक है जी, इधर आपका जो है वो ये नेम बॉक्स हो गया आपका, ये आपका नेम बॉक्स हो गया, ये आपका टूल बार हो गया जिसे कि रिबन भी कहा जाता है। ठीक है जी, आपका टूल बार या रिबन हो गया। ठीक है जी, ये आपका नेम बॉक्स हो गया। यहाँ पर ये आपका क्या होगा? ये आपका जो है वो इधर फॉर्मूला बार होगा जहाँ पर आप वैल्यूज़ या फिर फॉर्मूला को एंटर करते हो। ठीक है जी,
ये आपकी रोज़ की हेडिंग होगी, ये आपकी कॉलम की हेडिंग होगी, ठीक है जी। इधर क्या होगा आपका, ये आपका नेविगेशन बटन हो गए, ठीक है जी। ये आपकी शीट्स होगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप नई वाली आपकी MS एक्सेल है उसमें आप एक ही शीट रख सकते हो। पहले आप 3 शीट्स रखते थे पर अब में एक ही शीट रखी जाती है, ठीक है जी। ये आपकी जो है वो सेल आ गई, एक स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई सेल, ठीक है जी। तो ये आपके एक्सेल से कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस इंटरफेस से आपके एग्जाम्पल थे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि डैश इट्स एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल ऑन अ शीट व्हेन। तो आपका जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट आपके साथ वाले सेल में कब आ सकता है, ठीक है जी, कब आएगा। तो इसका क्या आंसर होता है कि व्हेन नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल। जब आपका साथ वाले डाटा में सेल में कोई डाटा नहीं रहेगा तब आपका जो है वो डाटा हम डाल सकते हैं एक ही सेल का। सपोज कीजिए आपके क्या है आपका, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर आपका बेस्ट एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन का दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये आप देखिए बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो ऑफिस असिस्टेंट था ये हमारा एक सेल में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या करा, इससे साथ वाले सेल की भी इसमें जो है वो जगह ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि साथ वाला जो हमारा ये वाला सेल था इसमें कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसने क्या किया, इस साथ वाले सेल की भी जगह को इसमें ले लिया। तो हम कब कैसा कर सकते हैं, हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम साथ वाले सेल में हमारे पास कोई वैल्यू ना दी हो, ठीक है। अगर साथ वाले सेल में सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू दी होती तो हम क्या करते, हम यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर आकर क्लिक करते और इसे राइट साइड को शिफ्ट कर देते। इससे क्या होता, हमारा जो ई वाला कॉलम है इसका स्पेस बढ़ जाता और ये ई वाला कॉलम हमारा इतना बड़ा यहाँ तक हो जाता, ई वाला सेल है सॉरी, वो इतना बड़ा हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करते, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, हम क्या करते, हम सिंपली क्या करते कि हम जो आपका ई वाला कॉलम की जो राइट साइड को लाइन है इसके ऊपर हम क्लिक करते और यहाँ पे इसे शिफ्ट कर देते राइट साइड को। तो जो आपका ई वाला सेल है हमारा या ई वाला कॉलम है वो उसकी जो आपकी विड्थ है वो आपकी इतनी हो जाती, ठीक है। ये करते, पर हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो था वो साथ वाले सेल में कोई वैल्यू नहीं थी एफ में, तो इसलिए हमने इसके भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नीचे दिए गए जो हमारे सेल हैं इनमें से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सेल रेफरेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। याद करने का तरीका क्या है भैया, राम भगवान का नाम लेके हम सेल को याद कर लेंगे। जहाँ पे कोई काम नहीं आते वहाँ पे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी काम आते हैं। तो राम कर लेंगे याद भैया, राम से आर से रिलेटिव, ए से एब्सोल्यूट और एम से मिक्स, यानी कि राम भगवान के आश्रय हमारी नहीं है तो आर से रिलेटिव, ए से एब्सोल्यूट और एम से मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है जी। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। गेटिंग डाटा फ्रॉम सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। एक डिफरेंट शीट में आपका डाटा है और वहाँ से किसी पर्टिकुलर सेल से आपने डाटा को लिंक करना है या लेकर आना है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा भैया रेफरेंसिंग। ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिला था। प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखिए और तब देखिएगा एक बार कि कहाँ एग्जाम में देखने को मिला। हम बात कर लेते हैं भैया रेफरेंसिंग के बारे में। तो रेफरेंसिंग के सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रेफरेंसिंग को डिनोट किससे किया जाता है। तो भैया रेफरेंसिंग को डिनोट किया जाता है हमारे डॉलर साइन से, जिनकी की वैल्यू आजकल भैया 82 से भी ऊपर चली गई है। पता नहीं क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो भैया समझ में नहीं आता। निर्मला ताई जी बोल रही हैं, निर्मला सीतारमन जी बोल रही हैं कि भैया डॉलर, रुपया नहीं गिरा बल्कि डॉलर मजबूत हो गया। अरे भैया क्या बात है, ये कैसी बात कर रहे हो। तो इस टॉपिक को छोड़कर कैसे रिलेटिव, जो अगर आपको कभी से रेफरेंसिंग का साइन है तो रेफरेंसिंग में आपको ये दिया जाएगा डॉलर। और क्वेश्चन ये भी आया था आपको कि रेफरेंसिंग को किस साइन से डिनोट किया जाता है। तो रेफरेंसिंग को आपके डॉलर साइन से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। तीसरा आपका क्या पॉइंट बन जाएगा कि रेफरेंसिंग कितने टाइम की होगी। तो भैया रेफरेंसिंग होगी हमारे राम भगवान के ऊपर निर्भर, ठीक है जी। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, ठीक है जी। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। अब जो आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग होगी उसे कैसे दिखाएंगे, रिलेटिव रेफरेंसिंग को कैसे दिखाएंगे आपके, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंसिंग में आपकी कॉलम को कैसे लिख देंगे, A1, यानी कि कॉलम ए रो 1। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होगा, ना आपका कॉलम फिक्स ना भैया आपकी रो फिक्स, ठीक है जी। उसके बाद एब्सोल्यूट में कैसे लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट में हम क्या कर देंगे भैया, रो को भी फिक्स कर देंगे और कॉलम को भी, मतलब डॉलर ए ये कॉलम फिक्स और $1 रो फिक्स। तो ये आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का एग्जांपल हो गया, मतलब कॉलम भी फिक्स और रो भी फिक्स, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या कर देंगे, मिक्स। मिक्स में क्या होगा भैया, या तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, रो घूमेगी या रो बदलेगी, या फिर कॉलम बदलेगा और रो फिक्स हो जाएगी आपकी। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा मिक्स का।
मिक्स में क्या होगा कि एक चीज़ फिक्स होगी, या तो रो या फिर कॉलम, और फिक्स करने के लिए हम किस साइन का उपयोग करेंगे, हमारे जो है वो डॉलर भाई साहब जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहे हैं आजकल। ठीक है जी। यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल से हम बता दें कि रिलेटिव सेल्फ रेफरेंसिंग या फिर सेल्फ रेफरेंसिंग आखिर होती क्या है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव सेल्फ रेफरेंसिंग का आपको एग्जांपल इधर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, ना ही आपको रो फिक्स है और ना ही आपका कॉलम फिक्स है। जी एच दिखाता है, जी का मतलब जी कॉलम और टू मतलब रो, एच कॉलम और टू मतलब रो, तो ये आपकी क्या है, रिलेटिव। यहाँ पर आपको जो है वो मिक्स दिखा दी, मतलब मिक्स में आपको क्या दिखाया, ठीक है जी, मिक्स में आपको क्या दिखाया भैया कि यहाँ पर आपको या तो आपका इस साइड तो आपका दोनों फिक्स है, पर यहाँ पर आपका खाली कॉलम फिक्स कर दिया। ठीक है जी, ये आपकी रिलेटिव होगी। यहाँ पर आपकी खाली रो फिक्स कर दी, तो ये आपकी मिक्स होगी, मतलब कि मिक्स या तो एक ही होगी, या तो रो ही मिक्स होगी या कॉलम ही फिक्स होगा। यहाँ पर आपकी एब्सोल्यूट दिखा दी, मतलब दोनों क्या कि डॉलर लगा हुआ, तो मतलब दोनों फिक्स हो गए। और याद करने का तरीका क्या है भैया, जिस आदमी के हाथ में डॉलर होगा वो आदमी मजबूत होगा, फिक्स होगा, उसे कोई नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि भैया डॉलर की वैल्यू 82 पहुंच चुकी है, 82 पॉइंट समथिंग पहुंच चुकी है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी इज फॉल्स। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर कौन सी है। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया 2, यानी कि बी। बी क्या बोलता है भैया, आपका बी क्या बोलता है, बी आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि भैया रजिस्टर आर स्लोअर देन मेन मेमोरी विच इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ से वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और पहली वीडियो पे जाइएगा, जो मैंने भैया पहली वीडियो बनाई थी एमसीक्यू के ऊपर, उसमें आपका लास्ट स्लाइड उस वीडियो की खोलिएगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे जब उस वीडियो की जाओगे तो आपको वहाँ पर मेमोरी हायरार्की दिखेगी। अगर वो आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर आप चीते बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा भैया कि सर ने पढ़ाया था। ठीक है जी। पहले उसको देख लेते कि डाटा लॉस अकर व्हेन मेन मेमोरी में डाटा लॉस हो जाता है जब पावर ऑफ होती है। बिल्कुल सही है भैया। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम का डाटा लॉस्ट हो जाएगा जब पावर ऑफ हो जाएगी और इसे क्या कहा जाएगा? वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है जी। थर्ड को देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स मेक अप देयर स्ट्रक्चर। सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, अपना स्ट्रक्चर बनाती है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट हैं जी? बिल्कुल नहीं, सारे करेक्ट नहीं है। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। इसकी एक बारी मेमोरी हायरार्की के ऊपर बात हम एक बारी और कर लेते हैं, क्योंकि भैया मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता कि आप पुरानी वीडियो पे जाओ, टाइम इतना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कौन सी आएगी? सीपीयू। सबसे पहले आएगी सीपीयू। सीपीयू के अंदर कौन रखा गया है भैया? सीपीयू के अंदर थप्पड़ मार के किसी को बैठाया गया है, रजिस्टर को चिपका दिया गया है नीचे, मोल्ड करके वेल्ड करके चिपका दिया गया है सीपीयू को। ठीक है जी, चिपका दिया गया है भैया। कहाँ भी चिपका दिया? सीपीयू के अंदर। दो जहाँ पर मार के सीपीयू को कहाँ बता, रजिस्टर को कहाँ बिताया गया? सीपीयू के अंदर। ठीक है जी। उसके साथ ही सीपीयू को जब अंदर बैठा दिया गया तो उसके साथ ही पीछे पीछे दौड़ के कौन आया भैया कि मुझे भी अंदर कर लो, मुझे भी अंदर कर लो। पर सीपीयू को बंद कर दिया तो बाहर कौन रहेगा? हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जी हमारी बाहर रहेगी। तो सीपीयू के साथ कौन सी मेमोरी है? सीपीयू के साथ कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। और सीपीयू के अंदर कौन है? रजिस्टर। कैश मेमोरी को याद कीजिए किस मेमोरी के नाम से मैंने आपको बताया था, सेकंड वीडियो में थर्ड या फोर्थ स्लाइड पे जाइएगा। कैश मेमोरी को किस नाम से बताया था? तो एस रैम के नाम से हम कैश मेमोरी को जानते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा कर दीजिएगा, वहाँ से आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नहीं मिला तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। कैश मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? एस रैम के नाम से। ठीक है जी। और अगर डी रैम की बात की जाए तो डी रैम को भैया जाना जाएगा बफर मेमोरी के नाम से। एस रैम कैश मेमोरी और डी रैम आपकी बफर मेमोरी। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड मेमोरी हायरार्की में कौन सी आती है? मेन मेमोरी। ठीक है जी, यानी कि डी रैम वगैरह आ गई, बफर मेमोरी आ गई। ठीक है जी। ये अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा, गारंटेड मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। और रैम के अंदर कौन सी आएगी? डी रैम आएगी। क्यों? क्योंकि भैया एस रैम आती है कैश मेमोरी में। ठीक है जी। एस रैम आती है हमारी किस में? कैश मेमोरी में। एस रैम कहाँ आएगी? कैश मेमोरी में आएगी। तो डी रैम कहाँ पर आएगी? आपकी मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और डी रैम में ही बफर मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, गौर फरमाइएगा। उसके बाद आएगी आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक जो डिस्क आएगी आपकी वो आएगी डिस्क स्टोरेज आएगी। ठीक है जी। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी आपका जाना जा सकता है, हार्ड डिस्क वगैरह आएगी। उसके बाद आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी भैया? जो श्री कृष्ण भगवान की सुदर्शन चक्कर की तरह चरखी घूमती है, वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपकी मैग्नेटिक टेप कौन सी भैया? जो पहले टेप रिकॉर्डर में डालते थे, पेचकस से घुमाते थे, सिक्वेंशियल फॉर्म में काम करती थी, वो आपकी आती थी मैग्नेटिक टेप। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ से किसके बारे में भैया? बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपने याद रख लिया भैया। जब हम कैसे बात करेंगे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि रजिस्टर से मैग्नेटिक या से सेकेंडरी की तरफ को जाएंगे, तो स्पीड
क्या हो जाएगी, स्पीड तो कम हो जाएगी भैया, पर स्टोरेज बड़ी हो जाएगी। याद करने का तरीका क्या है भैया, याद करने का तरीका ये है कि सपोज़ कीजिए एक रूम है आपके पास, एक रूम में आपके पास एक ही बॉक्स पड़ा हुआ है और आपको कोई बोलता है कि उस एक बॉक्स को बाहर निकालिए, तो आप उस ईजिली बॉक्स को जल्दी बाहर निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, बॉक्स एक ही रखा हो। पर एक बॉक्स में अगर आपके पास, एक रूम में आपके पास 1000 बॉक्स रखे हुए, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया 1000 बॉक्स को निकालने में ऐसी तैजी हो जाएगी। तो मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप की तरफ जाएंगे, तो आपका स्टोरेज तो बढ़ेगी पर स्पीड कम हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि वेयर इज़ द बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी लोकेटेड। जो आपका बफर मेमोरी होती है वो आपकी CPU और किसके बीच में लोकेटेड होती है। इस पॉइंट को अगर आपने भैया मेरा समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया और आप जीते बन गए, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा, आपका होगा रैम, ठीक है जी। बफर मेमोरी कहाँ काम करती है, बफर मेमोरी CPU और रैम के बीच में काम करती है। और CPU और रैम कौन सी मेमोरी होती है, जो करंट काम को आपकी कर रही है, करंट फॉर्म को होल्ड कर रही है, ठीक है जी, वो आपकी रैम है। राम भगवान कौन से होते हैं, राम भगवान वो होते हैं जो आज भी हमारे हैं, ये हमारा अस्तित्व है, ये आज भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, आज भी हमारा गौरव है। तो वह रैम यानी कि राम, रैम मेमोरी कौन सी होती है, जो करंट वर्किंग में काम कर रही होती है, हमारी रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे, इसकी जो डी रैम होती है उसे ही बफर मेमोरी कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ बता दिया गया था। तो हमारी जो बफर मेमोरी होती है वो किसके बीच में काम करती है, CPU और रैम के बीच में, ठीक है जी। और जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो किसके बीच में काम करती है, रजिस्टर और मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में। अब एक बार हम बफर मेमोरी के कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं कि भैया बफर मेमोरी हमारी होती क्या है। तो बफर मेमोरी हमारी टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है जी। इसमें डाटा रहता है, टेम्प्रेरी रहता है, लाइट ऑफ चलेगी तो डाटा भी ऑफ। क्यों? क्योंकि भैया किसके साथ कहाँ पर जुड़ के मिली है, कहाँ पर बैठी है, बैठी है हमारी रैम के साथ। और रैम में भी डाटा कैसे रहता है, लाइट गई डाटा गया, लाइट गई डाटा गया, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ पर होता है, तो ये डाटा ट्रांसफर करती है 2 और मोर डिवाइसेस के बीच में। ऐसी डिवाइसेस जो आपकी, जैसे कि हार्डवेयर हो गए, तो आपके इनपुट आउटपुट हो गए, या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है या आउटपुट दिखा रही है, उसके बीच में। बेस्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं भैया, बेस्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं बताओ। बेस्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं भैया, नेट से हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं। तो आजकल के बच्चों में क्या है भैया, आजकल के बच्चों में पेशेंस नाम की चीज़ तो रही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि तुरंत गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जब चले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो वीडियो आपकी चलने लग जाती है, ठीक है जी। सेटिस्फेक्शन तो रहता नहीं है भैया। तो जब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, गैलरी में जाएंगे और उस वीडियो को देखने लग जाएंगे। अब कई बार भैया होता क्या है कि वो वीडियो चलती है पर साउंड नहीं आती है। तो वीडियो आपकी हालांकि डाउनलोड नहीं हुई, परंतु फिर भी वो चल रही है, वो काम कर रही है। तो वो आपकी किसके थ्रू करती है, बफर मेमोरी के थ्रू, बफरिंग के थ्रू, बफर मेमोरी के थ्रू वो वीडियो आपकी जो है वो आपकी वो काम करेगी, ठीक है जी। उसके बाद आपकी क्या होती है, बफर मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है, डायनामिक रैम से मिलकर बनी होती है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ पहले। नेक्स्ट और देख लेते हैं, बफर मेमोरी होती है आपकी वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में भी काम करती है। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ से जो है वो इनपुट दिया, वो प्रोसेस हो गया। जब वो प्रोसेस होकर आगे आउटपुट में शो रहा है तो वहाँ पर जो आपकी मेमोरी उसे होल्ड रखेगी, वो आपकी कौन सी रखेगी भैया, फ्रेम मेमोरी या फिर बफर मेमोरी उसे होल्ड कर कर रखेगी। तो ये थी आपके आज के कुछ मॉक टेस्ट जो कि हम लेकर आए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आपका कौन सा केस जो है वो सही नहीं हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीड डेवलपमेंट के समय में आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज नहीं होती है। इसका जो है फर्स्ट सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इट इज़ कंडक्टेड बाय द डेवलपर टीम। बिल्कुल सही है, जो यूनिट टेस्टिंग होती है आपकी वो डेवलपर टीम ही इसको कंडक्ट करती है। टेस्टर्स टेस्ट वेदर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सोर्सेज कोड आर फिट और नहीं, कि जो इंडिविजुअल यूनिट है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कैच एवरी एरर इन द प्रोग्राम, और ये जो है वो एवरी एरर प्रोग्राम को कैच करने के काम नहीं आता, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। यूनिट टेस्टिंग के ऊपर क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है कि एक सॉफ्टवेयर के या एक वेबसाइट के एक एक मॉड्यूल को, क्योंकि सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मॉड्यूल। तो एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है ताकि एक भी एरर उसमें नहीं रहे, ठीक है जी। तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट इन विच वी कैन परफॉर्म अल्फा टेस्टिंग। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिनमें कि हम अल्फा टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डेवलपर एंड पे। डेवलपर एंड पे मतलब कि जो किसी सॉफ्टवेयर को बना रहा है या प्रोग्राम को बना रहा है उसके एंड पर ही हमारी जो है वो अल्फ़ा टेस्टिंग होगी। क्यों की जाती है, ताकि जो है वो हमें उस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में कोई बग देखने को नहीं मिले, कोई लूप होल देखने को ना मिले, ठीक है जी। तो ये हमने एक अल्फ़ा टेस्टिंग का आपको वीडियो ये इमेज दी है कि अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के नाम से भी जो है अल्फ़ा टेस्टिंग को जाना जाता है। क्या हो जाता है, अल्फ़ा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के नाम से। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम बनाने के बाद हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया इसमें कोई बग नहीं है, इसमें कोई लूप होल नहीं है, ठीक है जी। टेस्टिंग परफॉर्म एट द डेवलपर साइड, और ऐसी टेस्टिंग जो डेवलपर साइड पे आपके परफॉर्म होगी। फाइंड द डिटेक्ट इन द एप्लीकेशन, ताकि एप्लीकेशन में कोई डिटेक्ट फाइंड हो जाए कि इसमें कोई बग या एरर तो नहीं है।
तो ये आपकी कौन सी होगी, अल्फ़ा टेस्टिंग होगी। तो ये अल्फ़ा टेस्टिंग का आपका लोगो रहा। टेस्टिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर भी सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि हमने इसमें एक्सप्लेनेशन की है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो लेंथी ना हो, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ना की जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हम MCQs की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और उसे ज़्यादा MCQs लेकर आएंगे। परंतु हम विश्वास करते हैं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में। क्वालिटेटिव अप्रोच हमारी रहती है हमेशा, तो इसलिए हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है, उसमें MCQ जो है वो छोटे रह जाते हैं, परंतु उसके साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर हमें कोई सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।